कॉस्मिक बाइट एरिस वायरलेस गेम पैड की बात करेंगे इस वीडियो में। इसको मैंने 1600 रुपये का लिया था लगभग 2 साल पहले। तो क्या क्या मेरे को इसमें अच्छा लगता है, क्या उतना अच्छा नहीं लगता, और एक इशू भी जो मेरे को इसमें फेस करना पड़ता है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। और जो भी इसके फीचर्स है और अलग अलग की कॉम्बिनेशन वगैरह है वो सब भी चेकआउट करेंगे। तो होपफुली इससे आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस कंट्रोलर के रिगार्डिंग। तो डायरेक्टली अपने कंट्रोलर पे आ जाते हैं। तो ये प्रीमियम फील होता है, मैट फिनिश के साथ आता है और इसका लेआउट और फॉर्म फैक्टर एक एक्सबॉक्स के कंट्रोलर जैसा है। इसको ऑन करने के लिए ये होम बटन दबाना होता है जिसपे कॉस्मिक बाइट का लोगो बना हुआ है, और इसकी लाइट ब्लिंक होती रहती है और कनेक्ट हो जाने के बाद वो ब्लिंक करना बंद कर देती है। इसके साथ 2 लाइट और जलती है, कि ये वी वाली लाइट और एक ABXY बटन में जो लाइट है वो। इन लाइट्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो बैक और A बटन को एक साथ दबाए तो वी लाइट को टॉगल कर सकते हैं, और बैक और X बटन को एक साथ दबाए तो ये ABXY वाली लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये वी लाइट का तो कुछ पर्पस नहीं है, अगर ये एक बैटरी इंडिकेटर की तरह काम करती तो शायद बेटर होता। और ये रियल लाइफ में थोड़ी प्रोडक्ट इमेज से अलग भी दिखती है, मतलब जस्ट फ्लैट ब्लू सी लगती है। तो पर्सनली मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ हमेशा। ये बैटरी भी थोड़ी एक्स्ट्रा कंज्यूम करती होगी और एट टाइम्स डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकती है। बाकी ये ABXY बटन्स वाली लाइट्स अच्छी हैं, और ये बटन्स भी कुछ 3D ग्लास टाइप का इफेक्ट देते हैं। और इसको कनेक्ट करने की बात करें तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जस्ट कंट्रोलर को ऑन कर दो और डोंगल को कनेक्ट कर दो, इंस्टेंटली कनेक्ट भी हो जाता है और प्लग एंड प्ले काम करता है। कुछ सेटअप वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसको एंड्रॉइड डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फ़ोन या टैबलेट। उसके लिए एक OTG अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी जो इसके साथ बॉक्स में नहीं आता। कॉस्मिक बाइट का नेबुला गेम पैड जो आता था उसके साथ शायद अडेप्टर भी प्रोवाइडेड होता था बॉक्स में। वैसे इसके साथ एक USB एक्सटेंशन केबल आती है। जैसे आप इसको अगर एंड्रॉइड TV से कनेक्ट कर रहे हो तो TV में USB पोर्ट काफ़ी पीछे होता है, तो सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा कि भले इस गेम पैड को लिए मेरे को 2 साल से ज़्यादा हो गए, पर मैंने इसको कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे 2 साल तक यूज़ नहीं किया है। जब ये यूज़ हुआ है तब ये डेली भी यूज़ हुआ है, पर ये बीच बीच में काफ़ी टाइम तक रखा भी रहा है। तो जब मेरे को कोई नया गेम मिलता था तो मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करता था, और जब मैं से कोई गेम नहीं खेल रहा होता था तो ये रखा रहता था। तो हम इसको 1 ईयर यूसेज का रिव्यू भी मान सकते हैं ऑनेस्टली। बाकी जब मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा होता तो मैं इसको इसके बॉक्स में ही रख देता हूँ, इसके खिलौने वाली प्लास्टिक में। अब एक बार सारे बटन्स की साउंड और फीडबैक चेकआउट कर लेते हैं। तो बटन सारे सही है, ट्रिगर्स भी स्मूथ है, उनकी शेप भी सही है, जॉयस्टिक्स भी स्मूथ है। पर जो हमारे स्टिक बटन्स होते हैं जिनको L3 R3 भी बोलते हैं, वो मेरे को थोड़े से हार्ड फील होते हैं बाकी बटन्स के कंपैरिजन में। अब ये कितने यूज़ होते हैं वो गेम टू गेम वेरी करेगा। और ये जो ट्रिगर्स है ये एनालॉग है, प्रेशर सेंसिटिव भी आप कह सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि डिजिटल में 2 ही वैल्यूज होती है, 0 या 1। जैसे कीबोर्ड की होती है, या तो वो प्रेस होती है या नहीं होती, लेकिन एनालॉग में बीच की भी वैल्यूज होती है। तो ये ट्रिगर कितना प्रेस हुआ है उस हिसाब से वैल्यूज का इनपुट जाता है। तो आप अगर एक कार एक्सीलरेट कर रहे हो तो ट्रिगर को कम प्रेस करने पे वो धीरे चलेगी, और उसको पूरा प्रेस करने पे अपनी वो नॉर्मल स्पीड पे चलेगी। पर एक कीबोर्ड की में ऐसा नहीं होता कि हम उसको हल्का प्रेस करें तो कार धीरे चले, उसमें या तो की प्रेस होती है या नहीं होती। लेकिन इन ट्रिगर की एक्चुएशन में थोड़ा डिले देखने को मिलता है गेम्स में, मतलब ट्रिगर को थोड़ा प्रेस करने के बाद वो इनपुट देना शुरू करता है। वैसे ये चीज़ मैंने ऑनलाइन गेम पैड टेस्टर पे देखी तो ये फिर भी ठीक काम करता है, तो हो सकता है ये चीज़ गेम टू गेम वेरी करती हो। बीच में मेरे को इनमें से एक ट्रिगर में थोड़ी नॉइस भी नोटिस हुई थी, अभी फिलहाल वो नहीं आ रही है, अपने आप ही ठीक हो गई। और ट्रिगर्स की तरह जो स्टिक्स है वो भी एनालॉग है, तो उधर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। अभी जैसे हमने देखा था पहले कि बैक और A बटन से वी लाइट ऑन ऑफ होती है, बैक और X बटन से ABXY वाली लाइट्स होती है। इसी तरह कुछ और भी की कॉम्बिनेशंस है, जैसे बैक और B बटन को 5 सेकंड तक दबाने से गेम पैड ऑफ हो जाता है। वैसे इसको डिस्कनेक्ट करो तो ये 15-20 सेकंड में अपने आप भी ऑफ हो जाता है, पर अगर आपको मैनुअली करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। और बैक और L3 को साथ दबाने से इसकी लेफ्ट स्टिक और D पैड की फंक्शनैलिटी स्वैप हो जाती है, मतलब D पैड का काम जॉयस्टिक करेगी और जॉयस्टिक का काम D पैड करेगा। अब ऑब्वियसली D पैड तो 8 ही डायरेक्शन में इनपुट भेज पाएगा, वो कंप्लीट सर्कल क्रिएट नहीं कर सकता। पर अगर आप कोई रेट्रो गेम खेल रहे हो जिसमें आपको डी पैड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, उस केस में आप इनको स्विच कर सकते हो। या फिर आपसे ये कॉम्बिनेशन गलती से दब जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपका कंट्रोलर मिसबिहेव कर रहा है, तो उस केस में भी आप इसको दोबारा प्रेस करके वापस नॉर्मल कर सकते हो।
और जो होम की है उसको 5 सेकंड तक दबाए रखने से एक्स और डी इनपुट में स्विच होता है गेम पैड, और डी इनपुट में इसकी लाइट रेड हो जाती है जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लू होती है एक्स इनपुट में। वैसे ये करने की आपको कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नए गेम सब एक्स इनपुट पे ही काम करते हैं। तो अगर आप कोई काफी पुराना गेम खेल रहे हो जो सिर्फ डी इनपुट सपोर्ट करता है, उस केस में आप स्विच कर सकते हो डी इनपुट पे। वैसे इसको लेके मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो अगर आपको एक बेटर आइडिया हो ये एक्स और डी इनपुट के रिगार्डिंग तो आप शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। तो अब इनके टर्बो और ऑटो बटन्स की बात कर लेते हैं। इनका यूज जब होता है जब हमको किसी बटन को रिपीटेडली प्रेस कराना होता है। तो अगर हम किसी बटन के साथ टर्बो बटन को दबाएंगे तो उस बटन को होल्ड करने पर वो बार बार प्रेस होने का इनपुट देगा, और अगर आपको बटन होल्ड करके भी नहीं रखना तो आप ऑटो बटन के साथ उसको असाइन कर सकते हो, तो वो बटन बिना प्रेस करे बार बार प्रेस होने का इनपुट देता रहेगा। इनको आप मल्टीपल बटन्स के साथ एक साथ भी असाइन कर सकते हो। ये ABXY और शोल्डर ट्रिगर बटन्स के साथ काम करते हैं, और जो टर्बो बटन है वो L3 और R3 के साथ भी वर्क करता है, पर ऑटो बटन इधर काम नहीं करता, और डी पैड के साथ ये दोनों ही काम नहीं करते। और इसको हटाने के लिए वही 2 बटन्स को सिंपली दोबारा प्रेस करना होता है। अब इस गेम पैड की वाइब्रेशन या हैप्टिक्स जो भी आप कहना चाहो उसकी बात कर लेते हैं। तो वो इस गेम पैड में काफ़ी अच्छी है, मतलब वो एक इरिटेटिंग टाइप की वाइब्रेशन नहीं है जैसे पुराने बटन्स वाले फोन्स में होती थी वो गस गस टाइप, बल्कि एक स्मूथ रंबलिंग टाइप होती है कंट्रोलर के अंदर, और ये एक प्रीमियम कंट्रोलर की फील देता है इसको। अब एक छोटा सा लेटेंसी टेस्ट देख लेते हैं। लेटेंसी या रेंज से रिलेटेड एसेट मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली इस कंट्रोलर में। तो इन सब चीज़ों से आप जज कर ही सकते हो कि ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है इस कंट्रोलर के साथ। पर जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक इशू है जो मेरे को इसमें फेस करना पड़ता है कि जब मैं इसके डी पैड के बटन्स को रिपीटेडली प्रेस करता हूँ तो कंट्रोलर ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ जहाँ तक मेरे को लगता है एक डिफेक्ट है, और ये सभी कंट्रोलर्स में नहीं होता होगा, और होपफुली ये बाद वाले बैचेस में फिक्स भी हो गया होगा। इस कंट्रोलर के पीछे एक रीसेट बटन भी है जिसको आप कोई पतली चीज़ जैसे एक सिम इजेक्टर टूल से प्रेस कर सकते हो, और ये थोड़ा सा एंगल पे प्रेस होता है। तो इसको रीसेट करने के बाद भी मेरा ये डी पैड वाला इशू फिक्स नहीं हुआ। अब इस कंट्रोलर की बैटरी और चार्जिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो कंपनी क्लेम करती है 12 घंटे की बैटरी लाइफ, जो कि मेरे हिसाब से सही है क्योंकि अगर आप इसको रोज़ 1-2 घंटा यूज़ करते हो तो ये 1 हफ्ता या उससे ज़्यादा भी कई बार चल जाता है। तो बैटरी को लेकर कभी ऐसा कोई शिकायत नहीं हुई मेरे को इस कंट्रोलर से। और वैसे ही डिपेंड भी करेगा कि आपके गेम में वाइब्रेशन इफेक्ट कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है और आप लाइट्स को ऑन रखते हो या ऑफ। जैसे मैंने बताया था, मैं वी वाली लाइट को हमेशा ऑफ ही कर देता हूँ। बाकी चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, 2-3 घंटे, और इसमें चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट दिया हुआ है जो कि एक अच्छी बात है। और इसके मैनुअल में मेंशन है कि आपको फास्ट चार्जर्स अवॉइड करने चाहिए इसके साथ। और वैसे तो चार्जर्स में अलग अलग आउटपुट की रेटिंग्स होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक 30 वोट का चार्जर हमेशा 30 वोट पे ही काम करे, पर एक सेफर साइड पे रहने के लिए आप कोई लो पावर वाला चार्जर यूज़ कर सकते हो इसको चार्ज करने के लिए। मैनुअल में 5 वोट का चार्जर मेंशन्ड है, या फिर आप अपने PC या लैपटॉप के जो पोर्ट्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पावर बैंक में कोई लो पावर मोड है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैंने इसको चार्ज किया हुआ है अपने फ़ोन के 30 वोट वाले चार्जर से, और ऐसा कोई इशू भी नहीं हुआ था। पर ऐसा रिकमेंडेड है कि आप इसमें फास्ट चार्जर्स यूज़ ना करो, स्पेशली जो और पावरफुल चार्जर्स आते हैं 60-60 वोट के। और जैसे कि हमने देखा था, इसमें कोई बैटरी लेवल इंडिकेटर नहीं है, तो इसमें जब बैटरी लो होती है तभी पता चलता है। ये कंट्रोलर की जो होम बटन की लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाती है और कंट्रोलर की वाइब्रेशंस ऑफ हो जाती है, और जब इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तब भी लाइट धीरे धीरे ब्लिंक करती है, और फुल चार्ज हो जाने पे वो ऑफ हो जाती है। अब इधर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ काफ़ी लोगों का कि क्या हम इस कंट्रोलर को वायर्ड वे में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप इसको एक केबल से कनेक्ट करते हो अपने PC के साथ तो ये चार्ज होता है लेकिन वर्क नहीं करता, वर्क ये अपने डोंगल के साथ ही करता है। तो बेसिकली ये केबल से सिर्फ पावर लेता है, और जो इसका डेटा एक्सचेंज है वो ये अपने डोंगल के साथ ही करता है। तो बिना डोंगल के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके कंट्रोलर में बैटरी नहीं और आप अभी गेम खेलना चाहते हो, चार्ज होने का वेट नहीं करना चाहते, तो आप इसको चार्ज करते करते यूज़ कर सकते हो, पर चलेगा ये डोंगल के साथ ही। तो इसके डोंगल को संभाल के रखना, कोई एक्स्ट्रा डोंगल भी नहीं आता है इसके साथ में। एक रेड गियर का काफ़ी पॉपुलर गेम पैड आता था, उसके साथ शायद एक एक्स्ट्रा डोंगल प्रोवाइडेड होता था। और अगर इसका डोंगल थोड़ा छोटा होता और कंट्रोलर में कहीं पे एक स्लॉट होता जहाँ पे वो फिट हो जाता, तो इसको स्टोर और कैरी करना ईजी होता। लेकिन अभी आपको इसको अलग से कैरी करना पड़ेगा, जिससे इसके खोने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पता नहीं क्यों ये डोंगल स्टोरेज वाली चीज़ इसकी प्रोडक्ट इमेजेस में मेंशन करी हुई है। तो अगर आपसे डोंगल खो जाता है या ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो आपको नया परचेज करना पड़ेगा, और फिर शायद उसको पेयर भी करना होता होगा क्योंकि मैनुअल में
डोंगल पेयरिंग के भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड है। और अगर आपके पास मेरी तरह पुराने वाला मॉडल है तो शायद ये नया डोंगल उसको सपोर्ट भी ना करे। तो कंक्लूजन की बात करें तो मेरे हिसाब से 1500-1600 की रेंज में ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा गेम पैड है ये। कभी कभी इसका प्राइस ज़्यादा भी होता है तो आप प्राइस ड्रॉप होने का वेट भी कर सकते हो। और अगर आपका बजट कम है तो अब इसका एक वाइड वाला वेरिएंट भी आता है और अब इन्होंने एक वाइट कलर भी निकाल दिया है। जब मैंने एक कंट्रोलर लिया था तब इसका एक ही वेरिएंट आता था, ब्लैक कलर और वायरलेस। तो ओवरऑल एक कैजुअल यूज़र के लिए इस रेंज में एक अच्छा गेम पैड है जो एक प्रीमियम फील भी प्रोवाइड कर देता है। बाकी आप इसके ऑल्टरनेटिव्स भी देख सकते हो। मेरे पास फिलहाल एक ही गेम पैड है तो मैं इसी का रिव्यू कर पाऊंगा और एक कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। बाकी और कोई क्वेश्चंस वगैरह इस कंट्रोलर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। और अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं और अब फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।